ये जो लेक्चर है वो बेसिकली 3 से 4 पार्ट्स में हम करेंगे, ताकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। हम इसको हाफ आवर पे करेंगे, तो मे बी ये 3 से 4 इसके पार्ट बन जाएंगे। तो अब आते हैं सीधे थ्योरी पे। इसकी थ्योरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, वो ये कि हमने उसकी थ्योरी से चीज़ें अंडरलाइन भी कर दी हैं। कुछ चीज़ें अंडरलाइन होने से जो रह गई हैं उसको मैं रीड करूँगा, तो आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने अपने पास एक रजिस्टर रखना है, एक पेंसिल आपके पास हो और एक आपके पास हांडा की बुक हो। क्योंकि ये कैम स्कैन की गई हैं तस्वीरें, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ब्लर हों, तो अब वो आप जो है वो अपनी बुक से भी चीज़ें रीड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो फार्मूले लिखे होंगे साथ, हर एमसीक्यूज़ का कॉन्सेप्ट बताएंगे, हर एमसीक्यूज़ में जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो आपको बताएंगे। तो वो आपने अपनी बुक पे भी चीज़ें नोट करनी है। तो इसलिए आपके पास जो है वो बुक होना लाजमी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है वो स्क्रीन से भी रीडिंग कर सकते हैं, इसलिए हमने जो है वो बुक भी साथ साथ चलाएंगे इसको। तो चलें आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूछ सकता है, एमसीक्यूज़ आ सकता है। मैस ऑफ प्रोटॉन है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg। मैस ऑफ प्रोटॉन पूछ सकता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 kg। उसके बाद आपको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस आलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है 1/18 टाइम मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। उसके बाद डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14 मीटर को के इक्वल होता है। उसके बाद चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम होता है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो करंट की डेफिनेशन है। करंट की डेफिनेशन क्या होती है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम, द यूनिट ऑफ करंट इज़ कूलम पर सेकंड इज़ कॉल्ड एम्पेयर। करंट बेसिकली क्या है कि किसी भी पॉइंट से कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, हम उसको करंट बोलते हैं, जिसकी हम वैल्यू जो मेजर करते हैं वो एम्पेयर्स में करते हैं कि इतने एम्पेयर करंट मूव किया है, इतने एम्पेयर करंट फ्लो हुआ। बेसिकली वो क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो फ्लो करता है, उसको अगर हम उसकी जो क्वांटिटी है वो पर सेकंड ले लें तो वो करंट होती है। ये फार्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कि I इज़ इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी। डेल क्यू मतलब जो चार्ज होता है ओवर टाइम, जो सेकंड्स में टाइम होता है, ये फार्मूला हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद 1 कूलम इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.28 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज़ अ वर्क डन इन जूल्स टू ब्रिंग अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द बॉडी। और पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोलते हैं। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस में इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द पोटेंशियल डिफरेंस विच काजेज करंट टू फ्लो इन द क्लोज सर्किट, उसको हम ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट और कोर टॉपिक है इस चैप्टर का वो रेजिस्टेंस का है। इसका रेजिस्टेंस के फार्मूले को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओहम। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है कि ये किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो उसमें से करंट के फ्लो को अपोज करती है, तो वो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये हर सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। जैसे मेटल्स हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है, लाइक जैसे उसके बाद इंसुलेटर्स आ जाते हैं, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है करंट को, तो हम इसलिए उनको इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये एक अक्सर जो है वो पूछा जाता है इंटरव्यू में कि 3 बेस्ट मेटल के नाम बताएं जो कि जिनकी रेजिस्टिविटी लीस्ट होती है। तो ये आप याद कर लें, सिल्वर, कॉपर एंड एलुमिनियम। ये जो 3 मेटल्स हैं ये जो है वो सबसे कम रेजिस्टिविटी जो है वो देते हैं करंट को। तो ये सबसे बेस्ट हैं कंडक्टर हैं ये आप करंट के। उसके बाद इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसमें उसने इंसुलेटर भी लिखा है, दो थर्ड पैरे में उसने बताए हैं।
अब इसके दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है फार्मूला, कि रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, इट वेरीज डायरेक्टली विद द लेंथ। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। उसके बाद रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी क्या है, जो रेजिस्टेंस जो है वो किस मटेरियल से बनी होती है, और उस मटेरियल की भी एक ख़ास रेजिस्टिविटी होती है। तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है। इट आलमोस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज़ करेगी। जितना टेम्परेचर आपका कम होगा उस आपकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी डिक्रीज़ करेगी। उसके बाद यहाँ पे फार्मूला है R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। L से मीन जो लेंथ है उसकी, A से मेरा मुराद उसका एरिया है। उसके बाद ओहम लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कि इफ़ द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट द करंट थ्रू द कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। कि जो अगर जो है वो टेम्परेचर और दूसरे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो जो करंट फ्लो होगा किसी भी सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है इसमें। कंडीशन फॉर ओहम लॉ क्या क्या होती हैं, कि ओहम लॉ कैन बी अप्लाइड आइदर टू द एंटायर सर्किट और पार्ट ऑफ द सर्किट। व्हेन ओहम लॉ इज़ अप्लाइड टू अ पार्ट ऑफ सर्किट, then part of resistance and potential across the part of resistance should be used, कि उसी पार्ट की फिर हम उसका वोल्टेज, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसी पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो कंसिडर करेंगे। थर्ड इसकी कंडीशन क्या है, कि द ओहम लॉ कैन बी अप्लाइड AC एज वेल DC एज वेल एज AC। ये AC और DC दोनों सर्किट्स में यूज़ होता है। जब हम AC की बात करेंगे तो वहाँ पे क्योंकि आपके पास कैपेसिटर भी आ जाता है, इंडक्टर भी आ जाता है और रेजिस्टेंस भी आ जाता है, तो इन तीनों के जो इफ़ेक्ट होता है उसको कंबाइंड इफेक्ट को हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो हम उस वक्त इम्पीडेंस यूज़ करेंगे रेजिस्टेंस की बजाय। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट मेजर हाउ ईज जो है वो ईज विद विच द करंट फ्लो थ्रू द सबस्टांस। ये रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के, और इसका कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो मो होता है। इलेक्ट्रिकल पावर, ये फार्मूला हम बहुत बार यूज़ करेंगे, ये आपने याद कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल पावर W इज़ इक्वल टू E क्रॉस आई, जिसको हम V क्रॉस आई भी बोलते हैं। I स्क्वायर R वाला फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे अगर हम इसको करंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद V स्क्वायर ओवर R वाला फार्मूला बहुत यूज़ करेंगे अगर हम इसको वोल्टेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो पावर इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट समझ लें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस वक्त बोलेंगे जब उसमें टाइम का फैक्टर आ जाएगा। अगर टाइम का फैक्टर नहीं होगा तो वो एनर्जी नहीं होगी, वो पावर होगी। लेकिन जैसे ही हम उसमें 1 आवर मल्टीप्लाई कर दें, 1 सेकंड मल्टीप्लाई कर दें, 1 मिनट मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जैसे ही टाइम मल्टीप्लाई होगा उसमें तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। जैसे 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट पावर मल्टीप्लाई बाय 1 आवर टाइम हो जाएगा, ये 1000 वाट आवर बन जाएगा। अगर इसको सेकंड में मल्टीप्लाई सेकंड्स में लेके जाना है तो 1 आवर को 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो ये आपके सेकंड में फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम्बिनेशन की बात करें तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस के 2 कम्बिनेशन होते हैं, चाहे आप इनको सीरीज़ में लगा लें चाहे पैरेलल में लगा लें। उसके बाद मिक्स्ड होता है सीरीज़ और पैरेलल का कंबाइंड कम्बिनेशन। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और इंसुलेटर यूजुअली डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, कि जो जितनी भी मेटल्स हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो जितनी भी मेटल्स होती हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। जितने भी नॉन कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं या सेमी कंडक्टर हैं इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है।
उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अल्फ़ा, इसको कैसे निकालते हैं, आर टी जो रेजिस्टेंस एट ख़ास टेम्परेचर माइनस आर ज़ीरो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री ऑफ टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम और टेम्परेचर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका फार्मूला होता है। उसके बाद ये जो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है ये आपने याद कर लेनी है कि ब्लैक ब्राउन, ब्लैक 0 को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन 1 को, रेड 2 को, ऑरेंज कलर है 3 को रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर 4 को, ग्रीन 5 को, ब्लू 6 को, वायलेट 7 को, ग्रे 8 को और वाइट कलर जो है वो 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एमसीक्यूज आएगा आगे, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज़ related to the current I by the equation I is equal to n क्या है, डेंसिटी ऑफ चार्ज है, अल्फ़ा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ई ये करंट है, करंट का रिलेशन है। और यहाँ पे आगे फार्मूला जो इस्तेमाल होगा उसमें वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया अल्फ़ा का रिलेशन होगा। अगर यहाँ से हम वी डी और अल्फ़ा का रिलेशन निकालें तो वो इन्वर्स रिलेशन बनता है कि वी डी अल्फ़ा दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और अगर दूसरे सब को कांस्टेंट रखेंगे तो वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा आ जाएगा। वो एरिया के जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपने याद रखना है, ये आपका जो है वो फार्मूला आगे यूज़ होगा। नॉन लीनियर डिवाइसेस और लीनियर डिवाइसेस में हम डिफरेंस आमतौर पे जानते हैं कि नॉन लीनियर डिवाइसेस कौन से होते हैं, डिवाइसेस फॉर विच पोटेंशियल डिफरेंस V वर्सेस करंट I कर्व इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड नॉन लीनियर डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसमें करंट और वोल्टेज जो हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं रहते उसको हम नॉन लीनियर डिवाइस कहते हैं। और लीनियर कौन सी होती हैं, जिसमें वोल्टेज और करंट जो है वो सेम प्रोपोर्शनल के साथ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, उनको हम लीनियर डिवाइसेस बोलते हैं। ये हमारी थ्योरी इस चैप्टर के हवाले से डिस्कस हो गई है। अब हम MCQs की तरफ जाते हैं। MCQs नंबर 1 है, आप ऐसा करेंगे इसमें आप जो है वो बुक भी आप अपनी ओपन कर लें ताकि जो कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो या कोई इम्पोर्टेंट फार्मूला हो तो वो आप अपनी बुक पे भी साथ साथ नोट करते जाएं। MCQs नंबर 1 है कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड अपॉन, जो रेजिस्टिविटी है वायर की, आपको मैंने बताया था कि जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, मटेरियल पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो जस्ट एक चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो रेजिस्टेंस किस मटेरियल से बनी है, क्योंकि कॉपर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, एलुमिनियम की डिफरेंट है, सिल्वर की डिफरेंट है। जैसे आम तौर पे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो कार्बन से बनी होती हैं तो कार्बन की जो रेजिस्टिविटी है वो डिफरेंट है, तो इसलिए जो रेजिस्टिविटी है वायर की वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लफ्ज़ नहीं है, रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी जो वायर की होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। दूसरा ये न्यूमेरिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हम जो है वो आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। व्हेन n रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू are connected in parallel then the resultant resistance is x. When these n resistance are connected in series total resistance is, इसमें क्या है कि जो n रेजिस्टेंस हैं वो पहले पैरेलल में कनेक्टेड थी, उनको उसने उसके बाद सीरीज़ में कनेक्ट किया है, तो जब वो पैरेलल में कनेक्ट थी तो वो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस थी वो x थी। जब उसने उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया तो उसकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगी, तो उसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका ये न्यूमेरिकल नंबर 2 का सलूशन है कि जैसे ही पैरेलल कम्बिनेशन में आपको पता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो, लाइक अगर 3 ओम की 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं पैरेलल में, तो हम सिंपली उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाती है। और अगर अगर हमारे पास सीरीज़ में कम्बिनेशन लगा हुआ है तो 3 रेजिस्टेंस हैं 3 ओम की, तो हम सिंपली उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाती है। तो ये इसका बेसिकली तरीक़ाकार है। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया है कि हमने पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि जो एन आर ए हर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस आर थी, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस थी, तो इसकी इक्विवेलेंट क्या थी, आ गई एक्स आ गई। अब इस सीरीज़ कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं कि जो एक रेजिस्टेंस है आर है उसकी वैल्यू उसको नंबर ऑफ एन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सीरीज़ में उसकी रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे
कि जो पैरेलल कम्बिनेशन से R की वैल्यू निकालेंगे, R इज इक्वल टू NX बन जाएगा, और इसकी वैल्यू जब सीरीज़ कम्बिनेशन में पुट करेंगे तो सीरीज़ में RN आया था, तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे NX, तो हमारे पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन में अब जो फार्मूला बनेगा वो n² x बनेगा। अब यहाँ से एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है और इसको मैं बार बार यूज़ करूँगा, तो इसलिए इसको याद कर लें कि जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, मतलब 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई हो या 2 की लगी हुई हो या 3 की, मतलब हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, या 1 की हो या 2 ओम की हो, तो हाँ अगर कोई भी कम्बिनेशन पैरेलल से सीरीज़ में जाएगा या सीरीज़ से पैरेलल में जाएगा, तो उसकी जो रेजिस्टेंस चेंज, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस चेंज होगी वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के स्क्वायर से चेंज होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 ओम की जो रेजिस्टेंस हैं वो 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में, 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई थी, उनको हमने सीरीज़ में कर दिया, तो अब उसकी जो पैरेलल से सीरीज़ कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट वैल्यू चेंज होगी वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के स्क्वायर से चेंज होगी। अगर 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में थी तो जब सीरीज़ में जाएंगी तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 टाइम उसकी जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे हमने चीज़ ड्राइव की है कि अगर जो कम्बिनेशन चेंज करें, चाहे सीरीज़ से पैरेलल में जाएं या पैरेलल से सीरीज़ में जाएंगे, तो उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो n² से चेंज होगी। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के स्क्वायर से। तो ये चीज़ मैं आगे यूटिलाइज़ भी करूँगा, जो डिफरेंट MCQs आएंगे, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। देन MCQ नंबर 3 है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ R ओम, द वायर इज़ स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओम। अब ये करें कि यहाँ पे बेसिकली उसने लेंथ है वो इंक्रीज़ की है। कैसे इंक्रीज़ की है? उसको स्ट्रेच करके। जब उसको स्ट्रेच करेगा तो उसकी जो शेप है वो डीफॉर्म होगी। जब उसकी जो स्ट्रेच करके उसकी जब लेंथ है वो डबल करेगा तो उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो उसकी 2 टाइम रेजिस्टेंस एरिया हाफ होने से इंक्रीज़ हो जाएगी, और 2 टाइम उसकी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ डबल होने से चेंज हो जाएगी। तो टोटल उसकी 4R, जो 4 टाइम उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। देन MCQ नंबर 4 है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये बेसिकली KCL और KVL की बात कर रहे हैं कि KVL क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है कि द वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज्ड सर्किट इज़ इक्वल टू 0, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज सर्किट इज़ इक्वल टू 0, कि उसमें सोर्स के वोल्टेज अगर ऐड करें और जितना भी सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हुआ है उसको ऐड करें तो उन दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। इसको हम बोलते हैं KVL। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, बेस्ड करता है। और जो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, करंट एंड सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग इन अ नोड इज़ इक्वल टू 0। ये करंट का किरचॉफ सेकंड लॉ होता है, इसको हम KCL भी बोलते हैं। और ये लॉ है, ये लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है। MCQ नंबर 5 है कि डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज़ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 होता है। द मैस MCQ नंबर 6 है, द मैस ऑफ प्रोटॉन इज़ रफली हाउ मैनी टाइम्स द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 1840 टाइम होता है। उसके बाद MCQ नंबर 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको भी हम इसमें भी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम ड्राइव करेंगे, उसको आपने याद रखना है और इसको मैं बार बार यूज़ करूँगा। 2 बल्ब्स मार्क 200 वाट 250 वोल्ट ये MCQ नंबर 8 है कि 2 बल्ब्स मार्क्ड 200 वाट 250 वोल्ट एंड 100 वाट 250 वोल्ट आर जॉइंड इन अ सीरीज टू 250 वोल्ट सप्लाई, पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इज़, कि इसमें हम जो पावर है वो सर्किट में जो दोनों बल्ब ने कंज्यूम की है वो निकालनी है। अब एक चीज़ इसमें समझ लें कि जो 2 बल्ब्स मार्क्ड 200 वाट 250 वोल्ट है, ये जो है वो बल्ब के रेटेड वोल्टेज है 250 वोल्ट। और उसके बाद आगे 100 वाट 250 वोल्ट, ये दूसरे बल्ब 100 वाट बल्ब की जो रेटेड वोल्टेज है वो 250 वोल्ट हैं।
जॉइंट इन अ सीरीज़ टू 250 वोल्ट सप्लाई। इसमें जो सप्लाई लगाई है उसने वो भी 250 वोल्ट की लगाई है। अब इसमें क्या है कि बल्ब के रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब हमने इसके सलूशन की तरफ जाते हैं कि जो इसका सलूशन हमने इसका ड्रॉ किया है और उसमें एक कंक्लूजन भी हमने ड्रॉ करना है। ये बेसिकली सर्किट है कि इसमें दो बल्ब हैं, एक P1 है, एक P2 है, एक 200 वाट 250 वोल्ट का है, एक 100 वाट 250 वोल्ट का है और इसमें जो सोर्स लगाया हमने वो भी 250 वोल्ट का है। इसका हम एक फार्मूला ड्रॉ करेंगे कि इसकी आर इक्वलेंट, सबसे पहले इसकी जो है वो रेजिस्टेंस निकालेंगे दोनों की, उसको ऐड करेंगे आर इक्वलेंट निकालने के लिए। तो उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा आर इक्वलेंट इज़ इक्वल टू वी जो है सिस्टम वी स्क्वेयर ओवर P1, वही हम P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आर हमने निकालना है तो P आके आर की जगह डिवाइड हो जाएगा तो वी स्क्वेयर ओवर P1 प्लस वी स्क्वेयर ओवर P2 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हम सिस्टम के जो है वो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जो बल्ब के रेटेड वोल्टेज हैं वो वाले यूज़ होंगे यहाँ पे सोर्स वाले यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि ये हम जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं वो दोनों बल्ब्स के निकाल रहे हैं। उसमें मैंने जो बल्ब की जो वोल्टेज है उसको मैं सिस्टम वोल्टेज बोल रहा हूँ। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया वी सिस्टम का स्क्वायर P1 प्लस P2 ओवर P1 P2। अब जो है वो P टोटल हम निकालेंगे क्योंकि हमने जो है वो दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो निकाल ली है। तो हम अगर पावर टोटल कंज्यूम निकालेंगे तो वी सोर्स ओवर आर इक्वलेंट है। अब आपको पता है मैंने ये सोर्स और सिस्टम वोल्टेज दोनों कैंसिल क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों 250 वोल्ट हैं। जो बल्ब के रेटेड वोल्टेज थे वो भी 250 थे, जो हम सप्लाई दे रहे थे वो भी 250 थे। मैंने ये वो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दिए तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया P टोटल का P1 P2 ओवर P1 प्लस P2। अब ये वही फार्मूला है जो रेजिस्टेंस के हम पैरेलल कम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस हैं डिफरेंट वैल्यू की, वो उनको अगर पैरेलल कम्बिनेशन में हमने सॉल्व करना है तो कैसे उसका इक्वलेंट निकालते हैं, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 से उसका इक्वलेंट हम निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी दो सीरीज़ में लोड लगे हुए होंगे उनकी पावर चाहे सेम हो डिफरेंट हो, लेकिन अगर उनके रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज अगर दोनों सेम होंगे तो उनकी जो टोटल पावर कंजम्पशन है वो हम रेजिस्टेंस के पैरेलल वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। मैं दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इसको ज़रा अच्छे से समझ लें कि जब भी किसी भी इक्विपमेंट के दो सीरीज़ में लगे हुए हों दो लोड, उनके रेटेड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज अगर इक्वल होंगे तो दोनों की अगर हमने पावर कंजम्पशन निकालनी हो तो हम रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे P1 P2 ओवर P1 प्लस P2। अब अगर हम जाएं इसमें अगर हम P1 प्लस P2 वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 200 प्लस 100 P1 P2 ओवर P1 प्लस P2 करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 67 वाट बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। MCQ नंबर 9 है, अम्पेयर सेकंड कुड बी द यूनिट ऑफ, जैसे हमने पीछे देखा था थ्योरी में कि अम्पेयर इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी था। अगर टाइम को आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल आई मल्टीप्लाई बाय डेल टी बन जाएगा। तो अम्पेयर सेकंड कुड बी द यूनिट ऑफ चार्ज बन जाएगा। ठीक है, ये चार्ज के इक्वल होता है। 10 MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेम एज वाट। तो ये अम्पेयर पर वोल्ट है, ये वाट के इक्वल नहीं है। 11 नंबर MCQs है कि 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द सेम एज, ये 36 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल के बराबर होती है। उसके बाद MCQ नंबर 12 है, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 5 अम्पेयर, ये 5 कूलम पर सेकंड के इक्वल आएगा। MCQ नंबर 13 है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैस m kg एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ e कूलम ट्रेवल फ्राम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, ये EV जूल्स में हम लेते हैं। उसके बाद 14 नंबर MCQs है, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन बाय 100 किलो अम्पेयर है, मल्टीप्लाई बाय माइक्रो अम्पेयर है, 10⁻⁻⁶ होता है माइक्रो, ओवर 100 मिली अम्पेयर है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है, मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा।
MCQ नंबर 15 है, द सर्किट कंटेन्स टू अनइक्वल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। और आपको पता है कि जब भी दो पैरेलल रेजिस्टेंस हों तो उनके जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, उनके क्रॉस वो सेम होता है। ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज़ सेम। MCQ नंबर 16 है, कंडक्टेंस इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, कंडक्टेंस का यूनिट होता है मोह होता है। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। जो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है वो 1.7 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर होती है। MCQ नंबर 18 है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D हैज़ पोटेंशियल डिफरेंस V, voltage applied at its two ends, the drift velocity of is Vd. If the diameter of wire is made d/3, then the drift velocity becomes, इसमें यह क्या किया कि उसने जो डायमीटर है वायर का वो 3 टाइम कम कर दिया है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। आप जैसे मैंने पीछे फार्मूला जब हम डिस्कस कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो वहाँ पे मैंने रिलेशन आपको बताया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे उसने डायामीटर चेंज किया है, तो डायामीटर आपको पता है कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो πr² है। r की जगह हम डायामीटर भी लिख सकते हैं, रेडियस और डायामीटर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका 1/3 हो रहा है, जब 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो 9 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी, तो 9Vd, ए इसका आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 19 है कि 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 गिव्स अ combined resistance 4.5 ohm when in series and 1 ohm when in parallel, the resistance of, अब ये ऐड करके देख लें कि किसकी जो सीरीज़ में है वो 4.5 बन रही है, तो ऑप्शन सी आपका कि 1.5 ओम एंड 3 ओम को अगर हम सीरीज़ में ऐड करें तो 4.5 आपका आंसर बनता है। MCQ नंबर 20 है, वी हैव 3 रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 2 ओम 3 ओम 6 ओम, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन विल गिव द अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो ये 2 ओम की रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज़ में लगाएं विद द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 6 ओम रेजिस्टेंस, तो आपका जो कम्बिनेशन है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो आपका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 4 ओम आएगी। उसके बाद MCQ नंबर 21 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम जो है वो सीरीज़ पैरेलल जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 में जो हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कियागा वो यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 3 इक्वल रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं और हर एक की वैल्यू इक्वल है, कनेक्टेड इन सीरीज़ अक्रॉस द सोर्स ऑफ EMF टुगेदर डेसिपेट, ये 10 वाट डेसिपेट कर रही थी। व्हाट शुड बी द पावर डेसिपेट इफ़ द सेम रेजिस्टेंस, जो कम्बिनेशन है 3 रेजिस्टेंस का, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ EMF। अगर हम सीरीज़ में जो 3 रेजिस्टेंस लगी हुई थी उनको अगर हम पैरेलल में लगा देंगे तो उसकी जो पावर डेसिपेशन है वो कितनी होगी। तो इसका मतलब है जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस चेंज होगी वो कितने टाइम होगी। अब 3 है तो 9 टाइम रेजिस्टेंस चेंज होगी, ठीक है। जब 9 टाइम रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इसका मतलब है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है, और इसका मतलब है जब 9 टाइम रेजिस्टेंस चेंज होगी तो पावर भी 9 टाइम चेंज होगी। तो 10 वाट पहले थी, अब 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो जो पावर डेसिपेट होगी वो 90 हो जाएगी, क्योंकि अब 9 टाइम ही पावर उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो 9 टाइम चेंज हो रही है। इसी तरह अगर सीरीज़ से पैरेलल में जाएं या पैरेलल से सीरीज़ में जाएं, जो नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस के स्क्वायर से जो इक्वलेंट पावर है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो चेंज होती है। तो पावर क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर भी उसी टाइम से चेंज होगी। अब MCQ नंबर 23 है, द 4 आइडेंटिकल resistors are first connected in parallel then in series, the resultant resistance of first combination to the second। अब यहाँ पे भी 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, इसका मतलब है 4 इक्वल वैल्यू की रेजिस्टेंस हैं, वो पहले पैरेलल में थी, उसके बाद उसको उन्होंने सीरीज़ में लगा दिया। अब वो उसकी रेशो पूछ रहा है, तो जब पैरेलल में अगर उसकी जो रेजिस्टेंस है इक्वलेंट है वो 1 थी, तो इसका मतलब जब वो सीरीज़ में जाएंगी तो 4 का स्क्वायर 16 टाइम चेंज हो जाएगी। तो जब इसकी रेशो लेंगे पैरेलल ओवर सीरीज़, पैरेलल में अगर 1 थी तो सीरीज़ में 1/16 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब इसमें यह कि हम MCQs थोड़े से स्किप करते जा रहे हैं, जिसमें मैंने टिक नहीं किया हुआ, उसका मतलब है कि वो जो MCQs हैं वो अक्सर टेस्टों में नहीं आते।
वो टेस्ट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे 24 नंबर MCQs है, यहाँ पे इसकी फिगर है, तो ये वाला MCQs टेस्टों में नहीं आता। यही MCQs ये BL थराजा बुक में है। जब हम BL थराजा में जाएंगे तो वहाँ पे इसकी जस्ट उसने स्टेटमेंट दी है, तो वहाँ से ये MCQs अक्सर टेस्ट में आता है, तो वहाँ पे इसका सलूशन करेंगे। तो इस तरह में MCQs जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं टेस्ट के वाले से, उनको मैं स्किप करता जाऊँगा। उनको आपने भी उनको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। MCQs नंबर 25 है, P इज़ इक्वल टू पावर है, V इज़ इक्वल टू वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है एंड G इज़ इक्वल टू कंडक्टेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ इनकरेक्ट है। इसका मतलब आपको पता था कि कंडक्टेंस जो होती है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होती है, तो ऑप्शन नंबर जो C है ये इनकरेक्ट है। MCQs नंबर 26 है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये मोह पर मीटर होता है। MCQs नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस वाला पावर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज़ इक्वल टू V²/R। तो रेजिस्टेंस और पावर का रिलेशन इन्वर्स है, रेजिस्टेंस और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अब लीस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी? जिसकी वोल्टेज सबसे कम होंगे, पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो वोल्टेज कम किसके हैं? डी ऑप्शन में 115 है, ये सबसे कम है। और पावर किसकी